रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को, ठीक है ना। हम कई सारे स्टेप्स पढ़ चुके हैं। यस, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। ये देखिए हम लोग अभी तक क्या क्या चीजें पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने सबसे पहले देखा था कि जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, देन उसको हम कैसे आइसोलेट करते हैं डीएनए को, देन जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसके कैसे हम मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं एम्प्लीफिकेशन, और ये हम करते हैं थ्रू पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम कैसे थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं। देन इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था कि इंसर्शन ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू वेक्टर, यानी कि हम लोगों ने यहाँ पे बनाया रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना तो उसको इंसर्ट करने का नाम क्या था, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेल्स। अब यहाँ पे हमें एक चीज समझना है। यस, गुड इवनिंग एवरीवन। कि जो ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेल है ना, हम कोई रिकॉम्बिनेंट डीएनए को देख नहीं रहे हैं, भाई मॉलिक्यूल है, कोई आंखों से हम देख नहीं रहे हैं, तो अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन से होस्ट सेल के अंदर ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए गया है और कौन से होस्ट सेल ऐसी होगी जिसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं गया है। बात समझ में आ रही है ना। तो आज का टॉपिक इसी पे है कि कंफर्मेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट्स। कैसे पता चलेगा कि वो ट्रांसफॉर्मेंट है, मतलब उसके अंदर फॉरेन डीएनए जो है ना अंदर चला गया है। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, क्लियर। मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल ये हमारी होस्ट सेल है और ये आपको दिख ही रहा है, ये है आर डीएनए यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है ना। ये है हमारी होस्ट सेल। अब हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि ये जैसे है, ये दिस एक्चुअली एंटायर सेल इज द होस्ट सेल, है ना। ये होस्ट सेल है हमारी और उसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए गया, और दूसरा ये जो है इसके अंदर नहीं गया। जिसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए चला गया है, ठीक है ना, या फॉरेन, अभी तो चलो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, अभी मैं फॉर एग्जांपल ये बोल रहा हूँ, ये इसको फॉरेन डीएनए, जिसके अंदर फॉरेन डीएनए आ गया है उसको हम बोलते हैं टर्म ट्रांसफॉर्मेंट। दिस इज द ट्रांसफॉर्मेंट। और जिसके अंदर ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं गया है उसको बोलते हैं हम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। बात समझ में आ रही है सभी को। आई होप दिस इज क्लियर। बेटा इसको आप सोशल मीडिया की वेबसाइट मत बनाइए, व्हाट्सएप नहीं है जो आप लोग आपस में, दिस इज फॉर योर डाउट्स ओनली, ठीक है। तो इस चीज का ख्याल रखिए। ठीक है बेटा, तो अब हमें ये पता लगाना है कि भाई किसके अंदर ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए गया है, किसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं गया। तब देखो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट तो समझ में आ गया कि इट हैज नो फॉरेन डीएनए, कोई फॉरेन डीएनए है ही नहीं। जब फॉरेन डीएनए चला जाएगा तो उसके लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं, ट्रांसफॉर्मेंट। इट कंटेन्स द फॉरेन डीएनए। जहां पे आपको नहीं समझ में आए वहां पे बोलिएगा विदाउट एनी हेजिटेशन, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना वो आ सकते हैं। ठीक, तो अभी मैं बात कर रहा हूँ ये जो मैंने अभी नाम दिया था ट्रांसफॉर्मेंट। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि ट्रांसफॉर्मेंट ऐसे हैं जिनके अंदर फॉरेन डीएनए चला गया है। अब लेकिन ये जो ट्रांसफॉर्मेंट है ना, ये भी दो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं जिनको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट्स,
अब ये तो नाम से ही पता चल रहा है। सर बहुत छोटे छोटे दिख रहे हैं स्लाइड्स। क्यों भाई, बाकी लोगों को भी स्लाइड्स छोटे छोटे दिख रहे हैं? आप लोग, बाकी लोग बताइए, क्योंकि स्लाइड तो हमें तो वैसे ही दिख रहे हैं जैसे नॉर्मल थे। बेटा आप एक बार, क्योंकि मुझे लगता है बाकी लोगों को तो नहीं दिख रहा है, तो आप एक बार ना थोड़ा सा रिफ्रेश कर लो। ओके सर। और दूसरे होते हैं, तो एक हो गया रिकॉम्बिनेंट, दूसरे हो गए नॉन रिकॉम्बिनेंट। कई बार ना देखो, अगर आप टैब से यूज कर रहे हो या सिस्टम से भी यूज कर रहे हो, तो इनको ना अपडेट कर लिया करो, तभी ये काम सही से कर पाते हैं। ट्रांसफॉर्मेंट आप लोगों को मालूम है कि इसके अंदर फॉरेन डीएनए गया होता है। जिस होस्ट सेल के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो उसको बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट। सो इट इज अ होस्ट सेल हैविंग आर डीएनए, मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो आप मान लीजिए कि सपोज करो कि ये आपकी होस्ट सेल है, और ये मान लीजिए आप, ये है जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये रेड कलर का, तो ये इसके साथ है प्लाज्मिड, तो ये आपका हो गया क्या, रिकॉम्बिनेंट। ठीक। और जो दूसरी होती है नॉन रिकॉम्बिनेंट, क्या होती है, इनमें होस्ट सेल हैविंग वेक्टर ओनली, सिर्फ वेक्टर होगा इसमें, रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं होगा। और ऐसा पॉसिबल है, मतलब ऐसा भी पॉसिबल है। तो मान लीजिए कि ये है होस्ट सेल हमारी, ये है, तो उसमें ये तो चला गया है, ये दिस इज द वेक्टर, लेकिन जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। तो अब बताओ इन दोनों में से हमारी कौन कौन सी काम की चीज है, रिकॉम्बिनेंट की नॉन रिकॉम्बिनेंट? बताइए, इन दोनों में से हमारे मतलब की कौन सी चीज है, हम किस लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं? हम तो इसलिए कर रहे हैं ना कि हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट हो वो होस्ट सेल के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि वही तो हमारा प्रोडक्ट बनाएगा। आर यू गेटिंग दिस? तो हमें एग्जैक्टली हमें ट्रांसफॉर्मेंट तो चाहिए, मगर कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट, हमें रिकॉम्बिनेंट वाला ट्रांसफॉर्मेंट चाहिए, नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला हमें नहीं चाहिए। इस चीज को अच्छी तरह से समझिएगा। लेकिन अगर आप टेक्स्ट बुक में यूज करोगे ना, कहीं जगह पे उन्होंने रिकॉम्बिनेंट और ट्रांसफॉर्मेंट को ना इंटरचेंजेबली नाम लिया है। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, और जहां पे कहीं पे प्रॉब्लम आपको दिख रही है या लग रही है समझने में, तो वहां पे आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक है ना? तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। तो इसी वजह से तो ट्रांसफॉर्मेंट अभी देख चुके हैं हम क्या होता है, तो लेकिन जरा देख लेते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेंट को हम कंफर्मेशन कैसे कर सकते हैं। ठीक। बता सकता है कोई कि कौन सा होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी थोड़ा बहुत तो डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रांसफॉर्मेंट्स या रिकॉम्बिनेंट्स को हमें सिलेक्ट करने में कौन हेल्प करेगा, कौन सा कैरेक्टर ऐसा है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, विच विल हेल्प अस इन दिस। बताइए बेटा, कोई भी बता दो। वेरी गुड। SM मीन्स सिलेक्टेबल मार्कर, वेरी गुड। इट इज द सिलेक्टेबल मार्कर। ये वाला चाहिए आपको कि या इससे पहले वाला हैंड रिटन वाला चाहिए आपको? इट इज सिलेक्टेबल मार्कर, वेरी गुड। सिलेक्टेबल मार्कर हमें हेल्प करता है, तो इस वजह से याद रखिए कौन सा थे सिलेक्टेबल मार्कर, या तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स थे, या फिर हमने एक और पढ़ा था लैग्जर जीन, है ना? ये है आपका हैंड रिटन वन। वेरी गुड। तो आई होप नाउ यहाँ तक सभी को समझ में आ गया है। अब तो आगे बढ़ा जाए फिर। तो चलिए, आप ये सबसे पहले वीडियो देखिए, फिर हम इस पे और आगे डिस्कशन करते हैं।
What are transformants? Very simple. ऐसे host cells with the recombinant DNA. Host cells which have taken up recombinant DNA, they are transformants. जिन्होंने नहीं लिया है, they are non-transformants. हम ये ढूंढने जा रहे हैं कि कैसे पहचानेंगे कि कौन से होस्ट सेल्स ट्रांसफॉर्म हुए हैं और कौन से नहीं हुए हैं. So what we are going to see is about the conformation of transformants. चलिए जी देखते हैं. Plating on nutrient medium with antibiotics such as ampicillin. हमने क्या करा, जो हमारे पास वायल में ट्रांसफॉर्म्ड हमारी तरफ से जो हम इमेजिन कर रहे हैं कि भाई हाँ इन्होंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए ले लिया, ये ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं. इन ट्रांसफॉर्मेंट्स को अब हम शिफ्ट करने जा रहे हैं एक न्यूट्रिएंट मीडियम पे जिसमें बैक्टीरिया ग्रो कर सके, और हमने उस मीडियम में साथ के साथ ये एंटीबायोटिक मिला दी, दैट इज एम्पिसिलिन. क्या नतीजा होना चाहिए देखते हैं जी. द सेल्स दैट हैव आर डीएनए, उन्हें हम कह रहे थे रिकॉम्बिनेंट सेल्स, एंड द सेल्स दैट ठीक. तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं. तो मैंने तभी बोला था कि ये कभी कभी ये जो है ना थोड़ा सा इंटरचेंजेबल ये टर्म यूज करते हैं. तो जिसके अंदर आरडीएनए वो है हमारा ट्रांसफॉर्मर, बट टू बी मोर स्पेसिफिक इट इज एक्चुअली रिकॉम्बिनेंट. अच्छा, जब ये प्रोसीजर करा जाता है ना, तो ये जो ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया है उनको हम कल्चर करते हैं एक न्यूट्रिएंट मीडियम पे. ये देखिए है ना, इसको हम कल्चर प्लेट बोलते हैं. इसको हम क्या बोलते हैं, कल्चर प्लेट. और इस कल्चर प्लेट में क्या होता है, इसके अंदर सारे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं which will provide essential materials for the growth of the bacteria. ठीक है ना. इस न्यूट्रिएंट मीडियम की एक जो एग्जांपल है वो है अगार अगार. ठीक है ना, दिस इज अगार अगार. अच्छा, जब इसको इंक्यूबेट किया जाता है, इंक्यूबेट मतलब प्रोवाइडिंग ऑप्टिमम कंडीशंस कि ताकि इसकी ग्रोथ, तो आप ये देख रहे हो ये कल्चर प्लेट्स पे ग्रो करेंगे ये. आई होप दिस इज क्लियर. यहाँ तक सभी को समझ में आ गया है ना, यहाँ तक क्लियर है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम. तो अब ये जो कल्चर प्लेट पे है, क्या ये सब रिकॉम्बिनेंट होंगे, बताइए. नहीं, हम वी कैन नॉट बी श्योर. जब तक हम टेस्ट नहीं करेंगे इसका, वो कैसे हम श्योर हो सकते हैं. तो नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है. तो हमें क्या करना है, हमें रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज को इनमें से सिलेक्ट करना है, क्योंकि वही हमारे काम की चीज है. उन्हीं के अंदर, क्यों, बिकॉज दीज रिकॉम्बिनेंट जो होते हैं इनके अंदर होता है हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट. और हमें चाहिए होता है, अल्टीमेट एम क्या है हमारा, एक प्रोडक्ट मिल जाए हमें, कोई एक प्रोटीन मिल जाए जो हम चाहते हैं बनाना. तो वो उसमें कौन हेल्प करता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स या प्रॉपर्टी ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस. होपफुली अगर आप लोगों को याद होगा PBR322 याद है ना, PBR322. अभी हम उसी एग्जांपल के थ्रू करेंगे. उसके अंदर दो सिलेक्टेबल मार्कर्स थे, एक था एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है ना, और दूसरा कौन सा था, दूसरा था टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन. इनके लिए हम टर्म यूज क्या करते हैं, सिलेक्टेबल मार्कर्स. दे आर द सिलेक्टेबल मार्कर्स. ठीक. तो जरा देख लेते हैं अब यहाँ तक कि सिलेक्टेबल मार्कर्स का क्या रोल होता है. ठीक है, और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस किस तरह से हमें हेल्प करती है इस चीज में कि हम रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज को ही सिलेक्ट करें. तो आप ये बिल्कुल ये जो आज का सेशन है इसमें बिल्कुल गौर से देखिएगा, क्योंकि फिर इसमें दिक्कत हो सकती है. तो जहां पे आपको कोई डाउट होगा तो बिल्कुल वहां पे आप लोग विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ सकते हो. तो आप ये वीडियो देखिए, फिर हम इस पे और आगे फिर डिस्कशन करते हैं.
पड़ेगा। कॉलोनी यहाँ पे बैक्टीरियल कॉलोनी को रेफर कर रहा है ना। बैक्टीरिया कोई 1 2 3 थोड़े ना होंगे, कितनी संख्या में मल्टीप्लाई कर चुके हैं, कॉलोनीज बना चुके हैं अपनी। सो वो बैक्टीरियल कॉलोनीज हमें पहचाननी होंगी जिनके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए जा चुका है, जिन्हें हम रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज कहते हैं। ठीक है बेटा, चलो जी। इसके हमारे पास 2 तरीके हैं। सिलेक्शन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज के लिए 2 तरीके हैं। एक है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एंड दूसरा है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। पहले समझते हैं कि भाई ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से हमारा क्या मतलब है। एंटीबायोटिक्स तो आप जानते हैं भाई, आपने एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, ऑगमेंटिन, कितनी सारी एंटीबायोटिक्स के नाम सुने होंगे। जब कोई हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो डॉक्टर्स हमें दवाई देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं ताकि वो बैक्टीरिया को मार डाले। अब जिन बैक्टीरिया के पास एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस होती है, एंटीबायोटिक्स उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ठीक है, सो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इसी सेंस में यूज किया गया है। सुनिए बेटा, नॉर्मल बैक्टीरिया आर किल्ड इन प्रेजेंस ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स जो है नॉर्मल बैक्टीरिया को किल करते हैं, मार डालते हैं। लेकिन बैक्टीरिया विद एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स दे सर्वाइव। ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस है, उन पे एंटीबायोटिक का असर नहीं होगा। सिंपल सी बात है। अब आपके सामने ये एक आपको वेक्टर दिखाया गया है। इस वेक्टर का नाम क्या है जी? PBr322। क्या नाम है? PBr322। प्लाज्मिड, उसके बाद B बॉलिवियर, R रॉड्रिज 322। इसमें गौर से देखिए, ये लिखा है TET, ये लिखा है AMP, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। इसके पास ये जीन्स हैं। बैक्टीरियल कॉलोनीज आर किल्ड इन प्रेजेंस ऑफ एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन। ओके, एंटीबायोटिक है एम्पिसिलिन, बैक्टीरियल कॉलोनीज को मार डालता है। जिनके पास रेजिस्टेंस है उसके लिए वो जिंदा रहेंगी। सपोज दिस इज आवर बैक्टीरियल कल्चर, वी हैव एडेड एम्पिसिलिन एंड दिस इज आफ्टर एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट। सी द कंडीशन, यहां पे आपको कितनी सारी बैक्टीरियल कॉलोनीज दिख रही हैं? कैन यू सी? 1 2 3, ये हम बैक्टीरियल कॉलोनीज दिखा रहे हैं। और जब हम यहां देखते हैं कि एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन डालने के बाद वी आर एबल टू सी ओनली 1 कॉलोनी विच इज सर्वाइविंग एंड दैट इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट कॉलोनी। नाउ सुनिए मेरी बात ध्यान से, केयरफुली सुनना। बैक्टीरियल कॉलोनीज विद PBr322 सर्वाइव इन प्रेजेंस ऑफ एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन। जो वेक्टर है हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो बना PBr322 अगर हमने यूज करा है, जिसमें एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस है और हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट उसमें डाला था, जिन जिन बैक्टीरिया ने वो ग्रहण कर लिया वो तो रेजिस्टेंट रहेंगे, वो सर्वाइव करेंगे, है ना। सो बैक्टीरियल कल्चर विद प्लाज्मिड, यहां पे प्लाज्मिड आ चुका है, उनमें एम्पिसिलिन हमने ऐड करा कल्चर मीडियम में। दिस इज द रिजल्ट आफ्टर एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट। एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक डाल दिया हमने, बैक्टीरियल कल्चर वो वाला यूज किया जिसमें हमने प्लाज्मिड डाला हुआ है और हमें लग रहा है कि भाई इसमें एंटर कर चुका है जीन। हमने नतीजा देखा। अब आप लेफ्ट और राइट को कंपेयर कीजिए प्लेट को। यहां पे आपको 1 2 3 4 5 6 कितनी सारी कॉलोनीज नजर आ रही हैं। अब पता तो तब चलेगा कि कौन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है और कौन नहीं, जब उस मीडियम में एंटीबायोटिक का प्रवेश होगा। एंटीबायोटिक डालने से 1 2 3 4 5 6 ये कॉलोनीज सर्वाइव करी। सो नाउ वी आर श्योर दैट दीज आर द वंस which are resistant to ampicillin. तो बात समझ में आई? देखिए, 2 प्रॉपर्टीज इसके लिए जरूरी है, मतलब कंफर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज के लिए। एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस और दूसरा होता है इंसर्शन इनएक्टिवेशन। इंसर्शन इनएक्टिवेशन को हम अभी समझेंगे। नॉर्मल जो इकोलाई होते हैं ना, नॉर्मली हम लोग यहाँ पे इकोलाई ही यूज करते हैं। जो नॉर्मल इकोलाई है
वो उनमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं होती है। ठीक, नो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इज देयर। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? देयर इज नो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इनमें। ठीक, लेकिन जिन अगर हमने बाहर से कहीं से इंसर्ट कर दिया इसके अंदर ना, तो जैसे कि हमने PBr322 को यूज किया एज ए वेक्टर, तब हाँ इसके अंदर क्या आ सकती है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी आ सकती है। ठीक है ना। अब जैसे हमने पढ़ा था कि PBr322 के अंदर दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं, एक है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, दूसरा कौन सा है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। ठीक है ना, we have got ampicillin resistance gene and we have got tetracycline resistance gene। ठीक, ये दो है। नहीं तो नॉर्मली क्या है, वो तो किल हो जाएंगे। जो नॉर्मल बैक्टीरिया है यानी नॉर्मल इक्वल है वो मर जाएंगे अगर हम एंटीबायोटिक, मतलब हमने कल्चर मीडिया के अंदर अगर हमने एंटीबायोटिक डाल दिए तो मर जाएंगे। लेकिन जिनके पास ये आ गया है, क्या आ गया है, PBr322, वो सरवाइव कर सकते हैं। आर यू ऑल गेटिंग दैट? तो ये हमें थोड़ा सा हेल्प करेगा, जो ये कंफर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स था हमारा प्रोसेस। हम थोड़ा सा ऐसे हवा में बात करेंगे तो समझ में कम आती है, थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझेंगे। PBr322 को याद कीजिए आप, उसको समझेंगे तो थोड़ा सा हो सकता है कि हमें ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो जरा फिर से बात कर लेते हैं, आप ये वीडियो देखिए और फिर हम इस पे और आगे डिस्कशन ले जाते हैं। देखिए फैक्टर PBr322, इसमें AMPR लिखा है ना, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, राइट। अच्छा ये क्या है, HindD3, हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजे स्ट्रेन D नंबर 3। ओके, ये देखो जी जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये वाले कलर से दिखाया ना, पर्पल से कलर से। अब जीन ऑफ इंटरेस्ट डालना है हमने इसमें, इस क्लोनिंग वेक्टर में। क्लोनिंग साइट समझ आ गई इसकी। अब हमने क्या करा, देखो यहां से काटा, इससे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस एंजाइम्स यूज करें, काटा, ये टुकड़ा काट के अलग निकाल दिया। ये जो निकाल दिया है काट के, ये क्या निकाला है, जरा वापस जाके देखो, ये क्या निकाला है हमने, ये हमने टेट्रासाइक्लिन के लिए जो रेजिस्टेंस वाला उसका जीन है वो निकाल दिया हमने, ये निकाल दिया, और अपनी मर्जी वाला ये जीन ऑफ इंटरेस्ट यहां पे डालना है। चलो जी देखते हैं, ये जो पर्पल कलर से सेगमेंट दिख रहा है ये हमने डाल दिया। कैन यू सी, यहां पे आ गया, ये रहा लोकेशन इसका। ठीक है, अब क्या बच गया इसमें, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस वाला हिस्सा तो है उसके पास, उतना सेगमेंट है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जाती रही उसकी, अब वो टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंट नहीं रहा, है ना। नाउ जीन ऑफ इंटरेस्ट इज इंसर्टेड इनटू द वेक्टर एंड वेक्टर हैज लॉस्ट द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन टेट्रासाइक्लिन के लिए जो है। समझ आ गई आपको बात, फिर से बोलता हूं, PBr322 के पास एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस एम्पिसिलिन के लिए भी है, टेट्रासाइक्लिन के लिए भी है। मैंने इसे इस्तेमाल करा, मुझे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इसमें डालना है, मैंने इसका वो टुकड़ा काट दिया एंजाइम यूज करके जो टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस दे रहा था, और मैंने वहां पे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया। तो अब मेरे पास एक ऐसा वेक्टर तैयार हो गया जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट हो गया है, पर उस बेचारे की टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस जाती रही। अब हम देखते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं इसके साथ। नो, जो बैक्टीरिया बनेंगे, जो हमारे ट्रांसफॉर्म होस्ट सेल्स होंगे इस वेक्टर के साथ, जिनमें ये वाला रिकॉम्बिनेंट डीएनए जाएगा जो भी अभी हमने बनाया, ऐसे रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया आर सेंसिटिव टू टेट्रासाइक्लिन, सेंसिटिव टू टेट्रासाइक्लिन, वो टेट्रासाइक्लिन से मर जाएंगे क्योंकि उनकी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस हमने खत्म कर दी थी, राइट। व्हाई? दे हैव लॉस्ट द टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, जो कि इस लोकेशन पे था जहां पे हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट आ चुका है, लेकिन इनमें एम्पिसिलिन के रेजिस्टेंस अभी भी है, ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि हमने टेट्रासाइक्लिन वाले जीन को काटा था। नाउ देखिए जी, ये बैक्टीरियल कल्चर है, एम्पिसिलिन डालते हैं, एम्पिसिलिन ट्रीटमेंट के बाद हमें यह नतीजा मिलता है कि ये वाली कॉलोनीज एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंट होती हैं, ये वाली
एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंट है। ओके, टेट्रासाइक्लिन जब आप डाल देंगे, जब आपने टेट्रासाइक्लिन डाल दिया बेटा जी, तो क्या होगा? टेट्रासाइक्लिन डाल देने से जो रिकॉम्बिनेंट वैरायटी है वो मर जाएगी, है ना? जो रिकॉम्बिनेंट वैरायटी है वो मर जाएगी, और जो रिकॉम्बिनेंट नहीं है वो जिंदा रहेगी, क्योंकि उनका तो टेट्रासाइक्लिन जीन नहीं काटा, मतलब उनके अंदर वो एंटर ही नहीं करा था हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट। नाउ यू कैन सी, ये जो आफ्टर एम्पिसिलिन ट्रीटमेंट वाली सिचुएशन है बेटा, इसमें जब हमने टेट्रासाइक्लिन डाला तो आप लोकेशन देखिए कॉलोनीज का, इस लोकेशन वाले भी मर गए, इस लोकेशन वाले भी बैक्टीरिया मर गए। इसका मतलब है ये वो बैक्टीरिया थे, इस लोकेशन पर वो बैक्टीरिया थे जो रिकॉम्बिनेंट्स बन चुके हैं, जो ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। सो अब आप कहेंगे ये मर गए तो फिर इन्हें यूज कैसे करेंगे हम? तो हम क्या करते हैं, हमें 2 सेट में ही एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, है ना? जैसे जो कल्चर प्लेट्स हैं डबल डबल लेके हम चले, कॉलोनीज की लोकेशन मैच करनी पड़ेगी, है ना? जैसे ये कॉलोनी की ये पर्टिकुलर लोकेशन पे बैक्टीरिया मरे हैं, तो ऐसी ही मेरे पास एक और कल्चर प्लेट जो बिल्कुल इसके साथ है, समझ लो इसके पैरेलल है, वहां पे मैंने समझ जाना है कि ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन वाले जो है वो कौन है, जो कि रिकॉम्बिनेंट्स, उस लोकेशन वाले रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया टेट्रासाइक्लिन की मौजूदगी में मर गए। तो मुझे अपनी दूसरी प्लेट में जहां मैंने नहीं डाला है टेट्रासाइक्लिन, फिर श्योर हो जाना है उस चीज को लेकर के। इज इट क्लियर जी? राइट? सो अब आप समझे कैसे हम पता लगाते हैं इस बात का कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो बन गया था वो एंटर करा है होस्ट सेल में या नहीं। 2 तरीके बताए थे, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, दूसरा था इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, वो भी हम समझेंगे जी। नाउ सी, देख लीजिए फिर से एक बार, एम्पिसिलिन की ट्रीटमेंट के बाद ये रहे ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरियल कॉलोनीज विद आरडीएनए, जो कि रेजिस्टेंट है एम्पिसिलिन के लिए पर रेजिस्टेंट नहीं है टेट्रासाइक्लिन के लिए। अब आपको आई होप सभी को याद होगा कि हम लोग पढ़ भी चुके हैं ये पहले, ठीक है ना? अभी मैं PBR 322 के बारे में यहाँ पे बता रहा हूँ आप लोगों को। लेट अस सपोज ये था, सपोज दिस इज योर PBR 322, ठीक? इसमें जो 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमारे पास, जो कि सिलेक्टेबल मार्कर्स के तौर पे हम लोग यूज करते हैं, वो है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, हम अभी उसी पे कंसंट्रेट करेंगे, पूरा मैं नहीं बनाऊंगा। और दूसरा कौन सा था? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। ये है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, ठीक है बेटा यहां तक? अब अगर याद होगा आप लोगों को, होपफुली हो याद आप लोगों को, यहाँ पे क्लोनिंग साइट्स थी, जैसे PST फर्स्ट, है ना, PVU फर्स्ट, बाकी साइट्स के बारे में अभी हमें ज्यादा बात। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस पे इसी तरह से था BAMH फर्स्ट, ठीक? आई होप सभी को ये याद है ना? तो अब हम क्या कर रहे हैं, एक मतलब यहाँ पे एक सिचुएशन है, हम इसको यूज कर रहे हैं एज अ क्लोनिंग वेक्टर, BAMH फर्स्ट को एज अ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो आप क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, किसको? ये जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है, और उसकी जगह इंसर्ट कर देंगे जीन ऑफ इंटरेस्ट। इसका काम क्या था? कट करना, और कट करने के बाद हम जो हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है ना, वो इसी के अंदर इंसर्ट कर देंगे।
इस चीज को यहाँ पे समझिएगा, क्योंकि दिस इज नाउ समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट। जहां पे नहीं समझ में आए बिल्कुल आप लोग पूछ सकते हो। याद करो, हमारे पास 3 तरह के जो है ना होस्ट सेल्स होंगे, एक ट्रांसफॉर्मेंट, एक नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, एक ट्रांसफॉर्मेंट, एक वो वाले ट्रांसफॉर्मेंट होंगे जो कि नॉन रिकॉम्बिनेंट्स होंगे, और दूसरे वो होंगे जो कि रिकॉम्बिनेंट्स होंगे। यस है ना बेटा, और क्या, ये साइट्स क्लोनिंग साइट्स होती थी ना, और क्लोनिंग साइट्स क्या होती है, वो इन पर्टिकुलर जगह पे जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस हैं वो वहां पे कट कर सकते हैं, और फिर जब उसने कट कर लिया तो उसकी जगह हम फिर हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको इंसर्ट कर सकते हैं। होपफुली दैट इज क्लियर। ठीक, अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए समझिएगा। अब मैं फिर से यहाँ पे बता रहा हूं, ये हमारा ये प्लाज्मिड, यहाँ पे तो क्या था, यहाँ पे था एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, ठीक है ना, और यहाँ पे हमने वो काट दिया, क्योंकि हमने BMH फर्स्ट को यूज किया एज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, तो उसको काट दिया। किसको काट दिया, जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन था, और उसकी जगह हमने कर दिया यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो मतलब ये क्या है, ये एक्चुअली एक rDNA है। बात समझ में आ रही है ना, दिस इज रिकॉम्बिनेंट DNA। अब होता क्या है, हमारे पास सपोज करो ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है ना, बीकर है, इसी के अंदर होस्ट सेल्स भी है, ये मान लीजिए होस्ट सेल है, इसी के अंदर आपका रिकॉम्बिनेंट DNA भी है, इसी के अंदर एक्चुअली क्या होता है, आपका वेक्टर भी होता है, और इसी के अंदर होता है आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना। ये वेक्टर्स हो गए, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट हो गया। इधर कई तरह के होस्ट सेल्स है हमारे पास, ठीक है। आपने ये सब डाल दिया है इसके अंदर, प्लस क्या डाला, एंजाइम्स। एंजाइम्स कौन से, एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और DNA लाइगेज। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, आपने तो सब ये डाल रखा है। तो अब हमें क्या देखना है, तो देखो दो हमारे पास ये कई तरह की सेल्स होंगी। एक ऐसे होंगी जिसके अंदर ये जो है हमारा सीधा सीधा वेक्टर चला गया है, एक वो होगी जिसके अंदर चला ही नहीं गया, और एक ऐसी होगी जिसके अंदर ये हमारा रिकॉम्बिनेंट DNA जो है ना वो प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल ये, ठीक है। तो ये जो है ये कौन सी सेल है, जिसमें गया ही नहीं है, तो मतलब ये क्या है, ये है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। बात समझ में आ रही है, इस चीज को यहाँ पे समझिए। हम इस बीकर के अंदर डाल, हम कोई देख थोड़ी रहे हैं रिकॉम्बिनेंट DNA है या ये बाकी है, हम तो सब इसमें डाल रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। अब ये वाली जो सेल है ये है कौन सी, ट्रांसफॉर्मेंट, बट ये है नॉन रिकॉम्बिनेंट, है तो ट्रांसफॉर्मेंट बट ये है नॉन रिकॉम्बिनेंट, मतलब इसमें वेक्टर DNA है। और जो ये वाली सेल है ये है हमारी रिकॉम्बिनेंट। अब हमें हमें मालूम है कि हमारे मतलब की कौन सी सेल है, वो सिर्फ और सिर्फ रिकॉम्बिनेंट है। तो हमें उसी को पहचानना है कि वो हम कैसे करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। पहली बात तो ये चीज समझ में आनी चाहिए, फिर हमारी बाकी सारी चीजें क्लियर हो ही जाएंगी। आई होप दिस इज क्लियर। यस सर। सर हाँ जी ये बताइए। जो पीछे हैंड रिटन स्लाइड थी ना, वो और ये एक करके दिखा दीजिए सर प्लीज। ये वाला तो देख लो अभी, पीछे वाला मैं बाद में दिखा दूंगा, ठीक है ना, कोई परेशानी नहीं। ओके सर। ठीक है, पहले क्योंकि ये समझने वाली चीज है तो इस पे पहले थोड़ा सा फोकस कीजिए, ये समझना है पहले हमें,
फिर हम हैंड ये रिटर्न वाला लिखने वाला तो हम लोग बाद में पे कर सकते हैं। ये इतना सबको समझ में आया, जो इस पेपर पे है वो सबको समझ में आ रहा है। ये हमारा PBR 322 है, हमने उसके साथ जीन ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है, तो ये हमारा बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए, है ना। तो ये हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। और हम तो ये सब टेस्ट ट्यूब के अंदर कर रहे हैं। तो ये 2-3 तरह की हमारी सेल्स हो सकती है, एक होती है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, एक हो सकती है नॉन रिकॉम्बिनेंट, एक होती है रिकॉम्बिनेंट। अब यहां पे समझिए आप, जब आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट किसकी जगह कर दिया, है ना, तो इसके अंदर क्या कोई रेजिस्टेंस है? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के अंदर नहीं, नो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि उसके अंदर तो है ही नहीं ना वो, भाई इसके अंदर हमारा वेक्टर है ही नहीं, नो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। इसके अंदर जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है हमारा, इसके अंदर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस भी होगी और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस भी होगी, ठीक है ना। इट हैज एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, एम्पिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, इसी तरह से टेट्रासाइक्लिन भी एक एंटीबायोटिक है। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर ये दोनों जीन्स होते हैं, जो PBR 322 है उसके अंदर दोनों जीन्स होते हैं, तो इस वजह से इसके अंदर रेजिस्टेंस होगी। तो इसके अंदर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस भी है। बात समझ में आ रही है? अब बताओ रिकॉम्बिनेंट के बारे में बताओ, इसके अंदर क्या रेजिस्टेंस जीन्स होंगे? क्या रेजिस्टेंस होगी इसके अंदर? रिकॉम्बिनेंट के बारे में बताओ। यस बताइए, सभी के लिए है ये क्वेश्चन। तो बोलो बेटा, रिकॉम्बिनेंट के बारे में बताओ, क्या इसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस होगी कि टेट्रासाइक्लिन के? दोनों की कोई नहीं होगी। रिकॉम्बिनेंट के बारे में बता दो। ये है आपका रिकॉम्बिनेंट वाला। आप क्या होगी? देखो कोई एक, अभी फिलहाल जो हमने एग्जांपल दिया हम तो उसी की बात करेंगे। हमने क्या किया, उसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन तो है, लेकिन जो टेट्रासाइक्लिन वाला था वो तो हटा दिया हमने और उसकी जगह जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया। बात समझ में आ रही है? तो कोई एक कौन सा, मतलब यहाँ की एग्जांपल पे कौन सा होगा, यानी कि इसके अंदर सिर्फ एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस होगी। So it has only ampicillin resistance, not tetracycline resistance. I hope this is clear. ये आप लिख लीजिए, क्योंकि ये टेक्स्ट बुक्स में या यहाँ पे भी जो है ना वो थोड़ा सा बड़ा कंफ्यूजिंग है, तो इस वजह से आप लोग इसको नोट डाउन कर दीजिए। तो आई विल वेट, अगर आपको टाइम लग रहा है या कुछ है इस तरह की चीज तो मैं वेट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं। सो बट इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। ओके, सबका हो गया बेटा? तो इसको समझ लेते हैं। तो यहां पे समझिए, when for example BAMH first is used as an RE, मतलब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, तो क्या होगा यहाँ पे, इसको ये जो यहाँ पे मतलब इसके अंदर तो एबिलिटी थी, लेकिन आपने क्या कर दिया, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन को रिमूव कर दिया। ये मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल दिस इज योर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जोन, आपने तो क्या कर दिया, उसको रिमूव कर दिया ना। तो इसको हम बोलते हैं इंसर्शन इनएक्टिवेशन, ठीक। इट कॉजेज इंसर्शन इनएक्टिवेशन ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। इसको यहाँ पे समझिए, यही था जो हम लोग पढ़ रहे थे वहां पे, इंसर्शन इनएक्टिवेशन ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, ठीक। बात समझ में आ रही है?
तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि अब ये तो रिकॉम्बिनेंट के अंदर चला गया है, तो रिकॉम्बिनेंट will not be resistant to tetracycline, but yes it will be बट रेजिस्टेंट। वो अब डिपेंड करता है कि आपने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन सा यूज किया। अगर जैसे पीएसटी फर्स्ट यूज करेंगे ना, तब फिर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन का इंसर्शन इनएक्टिवेशन होगा, बट रेजिस्टेंट टू एम्पिसिलिन। आई होप दिस इज क्लियर। ये समझ में आ गया सबको? बोलो बेटा, सबका क्लियर है यहां तक? किसी को कोई भी दिक्कत है यहां तक तो बताइए आप, क्योंकि जब तक ये चीज समझ में नहीं आएगी आगे भी फिर समझना बड़ा मुश्किल है। वेरी गुड। ठीक है, आगे बढ़े फिर भाई। अतुल, हो गया आपका? वेरी गुड। तो चलिए, अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछूंगा तो अभी समझ में आया। अब हम क्या कर रहे हैं, पहले 3 तरह के कल्चर प्लेट्स ले लेते हैं। एक नॉर्मल कल्चर प्लेट है, नॉर्मल कल्चर प्लेट मतलब इसमें कोई एंटीबायोटिक वगैरह नहीं है, ठीक। एक जो है एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम है, और तीसरा जो है ना वो है टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग। बात समझ में आ रही है? तो अब यहां पे देखिए अब क्या होने वाला है। ठीक, इसमें तो देखो, आई डोंट थिंक कि यहाँ पे किसी को कोई परेशानी होगी इसको समझने में, कि यहाँ पे सारे बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, है बात की नहीं? ऑल बैक्टीरिया विल ग्रो, मतलब चाहे वो ट्रांसफॉर्मेंट हो, चाहे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट हो, चाहे कोई भी हो। अब एम्पिसिलिन कंटेनिंग पे बताओ कौन सा ग्रो नहीं कर पाएगा, कौन सा ग्रो नहीं कर पाएगा? तो ये देख रहे हो अब कम हो गया ना? कम क्यों हो गया बेटा? कम क्यों हो गया? इसमें सिर्फ और सिर्फ नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है ना, वो ग्रो नहीं कर पाएगा। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स विल नॉट ग्रो। क्यों? क्योंकि उनके अंदर तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है ही नहीं ना। बात समझ में आ रही है? सिर्फ ट्रांसफॉर्मेंट्स ग्रो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो
एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है। बात समझ में आ रही? अब यहां पे बताओ मुझे लास्ट वाले में, अब ये है इंपॉर्टेंट। लास्ट वाला टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम पे क्या होगा, कौन सा ग्रो करेगा और कौन सा ग्रो नहीं करेगा। अब दो तरह के हैं ना हमारे ट्रांसफॉर्मेंट, दो तरह के, एक रिकॉम्बिनेंट और एक नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो इसीलिए मैं पूछ रहा हूं यहां से कि इनमें से कौन सा ग्रो कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं कि ये दोनों जो है ना ये ग्रो कर गए, वेरी गुड भूमिका, वेरी गुड। इट इज रिकॉम्बिनेंट, नहीं ग्रो करेगा। बात समझ में आ रही है ना कि क्यों नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि उसके जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन था उसका क्या हो गया था, इंसर्शन इन एक्टिवेशन। ठीक है, दैट मीन्स रिकॉम्बिनेंट विल नॉट ग्रो। सिर्फ नॉन रिकॉम्बिनेंट ग्रो करेगा। only non-recombinant will grow। ठीक है ना, सिर्फ नॉन रिकॉम्बिनेंट ग्रो करेगा। तो इसका मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं मान लीजिए कि ये बोल रहा हूं ये 1, 2 और 3 है, ठीक है ना, तो ये मुझे बताओगे कि रिकॉम्बिनेंट कौन सा है, रिकॉम्बिनेंट कौन सा है, रिकॉम्बिनेंट कौन सा है इनमें, 1 है, 2 है कि 3 है। ये इन दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा आपको। ये मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये है सी। समझ में आ गया सबके, वेरी गुड अभिरूप। इट इज दिस वन, यानी कि ये जो है ना हमारा, ये क्या है, ये है रिकॉम्बिनेंट हमारा। आई होप दिस इज क्लियर। तो अब इसी वजह से क्या है ना, ये थोड़ा सा आपको भी सोच मतलब समझने में थोड़ा तो टाइम लगा ना आपको, मुझे समझाने में भी टाइम लगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है हमें, कि जो ये यहां पे हो रहा है, ठीक है ना, आपको ये 2 स्टेप्स में करना पड़ेगा। पहले आपको भाई नॉर्मल कल्चर मीडियम पे था, पहले उसको एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम पे करना पड़ेगा, फिर उसको टेट्रासाइक्लिन। थोड़ा सा बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी प्रोसेस है, आजकल टाइम लोगों के पास कम होता है, ठीक है ना। आई होप दिस इज क्लियर, क्योंकि ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है। अगर किसी को भी ये चीज नहीं समझ में आई हो तो बताइए यहाँ पे, क्योंकि इसके बाद फिर आसान है सब कुछ। ये क्लियर हो गया हमारा, तब फिर हमें कोई दिक्कत नहीं आगे। बोलो बेटा। बट एक चीज, चलिए पहले आप इसको पहले समझ लीजिए। होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यस अतुल, एवरीवन, ओके। देखो बेटा, इसमें क्या है, टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग है ना, ठीक है। जब अब आप याद करो, जो पिछला स्लाइड था हमारा, ये बताओ, ये देखो, हमने जब हम यही वाली एग्जांपल यूज ले रहे हैं कि बीएमएच फर्स्ट हम यूज कर रहे हैं एज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो क्या हो गया था, हम लोगों ने यहाँ पे वो क्या देखा था कि हमने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन की क्या अंदर क्या लाया था, जीन ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि रिकॉम्बिनेंट के अंदर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस नहीं होगी, ये तो बताया था मैंने, ठीक है ना। The recombinant will not be resistant to the tetracycline but will be resistant to the ampicillin। तो इसी वजह से रिकॉम्बिनेंट इस पे तो ग्रो कर पा रहा है, बी पे यानी कि एम्पिसिलिन कंटेनिंग, लेकिन टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम पे ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर स्वाति? किसी और का कोई डाउट हो तो बताओ। अब यहाँ पे इसके बाद बहुत ही आसान चीजें हैं हमारे लिए। होपफुली दैट इज ऑल क्लियर, वेरी गुड। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैंने इसी वजह से थोड़ा ये, क्योंकि ये अगर आपको वैसे मैं बताता तो शायद समझ में नहीं आता, तो कई बार
ये जो हैंड रिटन वाली चीज है ना, ये ज्यादा समझ में आती है, खासकर ये कॉन्सेप्चुअल जो चीजें होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब देख लो, ये वही चीज बोल रहा है। इन द कल्चर्ड बैक्टीरियल कॉलोनीज सम ऑफ देम विल बी रिकॉम्बिनेंट्स वेयर द अदर्स विल बी नॉन रिकॉम्बिनेंट। इन द फर्स्ट स्टेप द बैक्टीरियल कॉलोनीज आर ट्रीटेड विद द एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन। कर दिया था सर, द नॉर्मल बैक्टीरिया विल डाई बाय द एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन। क्यों? क्योंकि वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। जिनमें और देन द बैक्टीरिया दोज आर अलाइव, यानी कि जो अभी जिंदा रहेंगे बैक्टीरिया, उनको हम किससे ट्रीट करते हैं? एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन से। आफ्टर टेट्रासाइक्लिन ट्रीटमेंट जो मर जाते हैं वो कौन से होते हैं? वो रिकॉम्बिनेंट्स होते हैं, और जो बच जाते हैं वो होते हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट्स। होपफुली दिस इज क्लियर। वही चीज है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। होपफुली दैट इज ऑल क्लियर। ठीक है बेटा, यहां तक सभी को समझ में आ गया है? तो ये है क्वेश्चन। इन जेनेटिक इंजीनियरिंग द एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड। अच्छा, एक्चुअली जो है ना, ये एंटीबायोटिक नहीं होना चाहिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा सी गलती हुई है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स, ठीक है ना, ये होना चाहिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। तो मैं बता रहा हूं आपको, वर्बली बता रहा हूं मैं। दे आर यूज्ड एज ऑप्शन ए टू कीप द कल्चर्स फ्री ऑफ इंफेक्शन, ऑप्शन बी एज सिलेक्टेबल मार्कर्स, ऑप्शन सी टू सिलेक्ट हेल्दी वेक्टर्स, एंड ऑप्शन डी एज सीक्वेंसेस फ्रॉम विच द रेप्लिकेशन स्टार्ट्स। याद रखो, एंटीबायोटिक जगह है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स। ये किस लिए यूज करते हैं हम? क्या फंक्शन इनका होता है? अभी बताया था बेटा, इट इज यूज्ड एज अ सिलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं, ठीक है ना, ये सिलेक्टेबल मार्कर्स। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन ही दूसरा आ गया, उधर कुछ और लिखा था, इधर कुछ और लिख लिया। तो एनीवेज आंसर तो आपका यही रहेगा, सिलेक्टेबल मार्कर्स ही होते हैं। तो ये सिलेक्टेबल मार्कर्स याद रखना कौन कौन सा था। एक एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, एक एग्जांपल और है हमारे पास, वो हम आगे पढ़ेंगे, और दूसरा है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। होपफुली दैट इज क्लियर। तो चलिए इसी बात पे एक और क्वेश्चन हो जाए फिर। The two antibiotic resistant genes on vector PBR322 are for option A tetracycline and kanamycin, option B ampicillin and chloramphenicol, option C chloramphenicol and tetracycline, and option D is ampicillin and tetracycline। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है? बोलो बेटा। वेरी गुड, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव आंसर्ड, बट 2-3 लोग हैं जिन्होंने अभी भी गलत किया है। बेटा ऐसा क्यों कर रहे हो? ठीक है, कौन कौन सा था? एक था एम्पिसिलिन और दूसरा था टेट्रासाइक्लिन। किसी को नहीं समझ में आया तो बताओ। ये था ना बेटा, ये था, ये है आपका PBR3। देखो ये PBR322 जो है ना, इसको बस रट लो, इसको याद रखना है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है कि आपको लेबलिंग करने के लिए देंगे, या फिर बोलेंगे सीधे सीधे इसको डायग्राम बनाओ। तो ये चीज जो है ना आपको याद करनी है। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो आप, इसमें क्या है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, और दूसरा कौन सा है? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। होपफुली दैट इज क्लियर। ये सभी को समझ में आ गया है? ठीक है, चलो फिर कुछ और। हाँ जी बताइए। इसी ये जो अभी आपने बताया ना, इसी टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन है ना, जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये पूछ क्या रहा है। ठीक है, यहाँ पे लास्ट में कर लेते हैं। आप मॉड्यूल में होगा ना? या हाँ ठीक है, अभी क्या करते हैं हम, लास्ट में करते हैं उसको डिस्कस। ठीक है, आज का टॉपिक यही है, हमें कोई आगे टॉपिक नहीं बढ़ाना है आज। आज हम यही है, इस पे अभी कुछ और भी चीजें हैं, तो आप लोग परेशान मत। तो ये है एक और क्वेश्चन है। फॉरेन डीएनए इज इंसर्टेड विद इन द पीएसटी first site of the ampicillin resistant gene in vector PBR322. Host bacteria were transformed with the engineered plasmid. Choose the incorrect statements from the following. Incorrect statement देखना, इसका ख्याल रखिएगा। A, recombinants will lose ampicillin resistance. Option B, recombinants will grow on a medium containing ampicillin but not on that containing tetracycline. Option C, non-recombinant cells will grow on a medium containing both the antibiotics. And option D है, recombinants will grow on a medium containing tetracycline but not on that containing ampicillin.
ऑप्शन ए है आपका बी एंड सी, ऑप्शन बी है आपका ओनली बी, ऑप्शन सी है आपका ओनली सी, एंड ऑप्शन डी है आपका सी एंड डी। याद रखो क्या देखना है हमें, इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना, इनकरेक्ट, करेक्ट नहीं देखना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना। फिर से बोल रहा हूं मैं, इसलिए बिल्कुल ध्यान से इस चीज का ख्याल रखा करो। ये बहुत बार क्वेश्चन आते हैं कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आपको करेक्ट नहीं होता हमेशा, यू हैव टू फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। इतने सारे गलत हैं, इसी वजह से मैं बार बार बोल रहा था। वेरी गुड स्वाति, वेरी गुड स्वाति। सिर्फ एक स्वाति और 2 बच्चे और हैं जिनका मैं नाम नहीं देख पा रहा हूँ, उन्होंने ये करेक्ट किया, बाकी सब गलत है। और बार बार मैं ये बोल रहा था इनकरेक्ट देखना है, इनकरेक्ट देखना है। तो चलो देखते हैं कि करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। देख लो अब क्या था। देखो पीएसटी फर्स्ट साइट कहाँ पे होती है पता है कि मालूम है कि नहीं है? पीएसटी फर्स्ट साइट जो होती है वो होती है कहाँ पे? इधर, किधर? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस पे। मैंने बताया भी था, ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन पे होती है। ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन पे होते हैं, ध्यान रख लो। तो जब आपने क्या करेंगे, जीन ऑफ इंटरेस्ट इसमें कर दिए तो उसके अंदर कौन सी रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगी? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगी, टेट्रासाइक्लिन वाली होगी इसके अंदर। द रिकॉम्बिनेंट्स विल लूज एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस। ठीक है, बिल्कुल सही है, करेक्ट है। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि इंसर्शन इनएक्टिवेशन होगा किसका? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन का। इतनी बार बोला, सब समझ में आ गया था, लेकिन ये चीज नहीं याद रखी आप लोगों ने, बार बार इसी को बोल रहा था मैं। सेकंड क्या है? रिकॉम्बिनेंट्स विल ग्रो ऑन ए मीडियम कंटेनिंग एम्पिसिलिन बट नॉट ऑन दैट कंटेनिंग टेट्रा। जाहिर सी बात है, तो गलत है। इसके अंदर तो ये देखो पीएसटी फर्स्ट वाली साइड, तो यहाँ पे उसके अंदर क्या आ गया? जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया, तो वो उस पे नहीं ग्रो कर पाएगा, नहीं ग्रो कर पाएगा किसमें? एम्पिसिलिन पे। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। तो इसी वजह से तो करेक्ट हो गया। और तीसरा यहाँ पे देख लो, तीसरा यहाँ पे देख लो, ठीक है, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट सेल विल ग्रो ऑन ए मीडियम कंटेनिंग बोथ द एंटीबायोटिक्स। ये तो बिल्कुल सही है। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट तो उसके अंदर, क्योंकि दोनों ही ये होते हैं, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस भी होता है और टेट्रासाइक्लिन भी रेजिस्टेंस भी होता है, तो उसको तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ये भी बिल्कुल सही है। एंड व्हाट अबाउट द लास्ट वन? रिकॉम्बिनेंट्स विल ग्रो ऑन ए मीडियम कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन बट नॉट ऑन दैट कंटेनिंग एम्पिसिलिन। ये भी बिल्कुल सही है भाई। टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम पे तो वो ग्रो कर पाएगा, क्यों? क्योंकि वो तो बचा हुआ है उसका टेट्रासाइक्लिन। लेकिन क्योंकि एम्पिसिलिन वाले पे क्या हो गया था? इंसर्शन इनएक्टिवेशन हो गया था, तो उस पे ग्रो नहीं कर पाएगा। ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी तो गलत है। तो यही था कि नहीं? अब सबको समझ में आया कि नहीं आया? इसी वजह से तभी मैं बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, कई दिन से बोल चुका हूँ, ये पीबीआर 322 जो है ना, 322 जो है ना, इसको बिल्कुल रट लो आप, इसको याद रखना है कि कौन सी चीज कहाँ पे है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखो, खुद आपको भी लगा यार ये तो बड़ी ये लंबी प्रोसेस है, पहले उस एंटीबायोटिक पे करो फिर दूसरा एंटीबायोटिक, कुछ थोड़ा सा आसान किया जाए, है ना? आज का टाइम वैसे भी लोगों के पास कम होता है, तो इसको आसान किया जाए। तो आसान कैसे कर सकते हैं? एक और हमारे पास एक जीन है जिसको हम बोलते हैं लैक-ज़र जीन। क्या बोलते हैं? लैक-ज़र जीन। और ये जो लैक-ज़र जीन है ना, इट कोड्स फॉर एन एंजाइम नोन एज, ये क्या करता है? इट कोड्स फॉर एन एंजाइम, मेरे ख्याल से बताया भी था पहले, जिसको बोलते हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये एक एंजाइम है, और ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है? ये ब्लूइश डिस्कलरेशन करता है। क्या करता है? इट कॉजेज ब्लूइश डिस्कलरेशन। तो जिसके अंदर भी वो होगा, तो उसका मतलब है कि उसके अंदर ये चला गया है। ठीक है ना? थोड़ा सा आसान होगा ये, आपको दो दो कल्चर प्लेट्स पे काम नहीं करना पड़ेगा, एक ही से काम चल जाएगा। तो जरा देखते हैं। वैसे तो आप लोग इंसर्शन इनएक्टिवेशन जानते हो, तो चलिए देखते हैं। आप ये वीडियो को देखिए, फिर इस पे और आगे हम डिस्कशन करें।
इनएक्टिवेशन। पहला था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, दूसरा है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। समझते हैं जी इंसर्शनल इनएक्टिवेशन क्या है। वेक्टर ले लिया PUC8, आपके सामने ये रहा जी वेक्टर PUC8। एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस वाला जीन है, यस है। लैक जेड एक और जीन है भाई, अब आपको याद आ रहा होगा लैक ऑपेरॉन, लैक जेड, लैक वाई, लैक ए, याद है, बीटा गैलेक्टोसिडेज, परमिएज, ट्रांसएसिटाइलेज। सो लैक जेड जीन है यहां पे। It has LAC-Z gene that codes for beta galactosidase enzyme. लैक ऑपेरॉन याद कर लीजिए, वहां पढ़ा था ये। सो हमने PUC8 वेक्टर इस्तेमाल करा। अब हम क्या करते हैं कि भाई जिन बैक्टीरिया में ये PUC8 वेक्टर जा चुका होगा, बैक्टीरिया विद PUC8 वेक्टर ब्लू कलर्ड कॉलोनीज बनाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अ क्रोमोजेनिक सब्सटेंस। हम उनकी कल्चर प्लेट में एक क्रोमोजेनिक, क्रोमो रेफर्स टू कलर, है ना, एक कलर्ड सब्सटेंस हम डालते हैं। सो वो ब्लू कलर की कॉलोनीज बनाते हैं क्योंकि उनमें लैक जेड जो है वो एक्सप्रेस होता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेस एंजाइम बनता है, जिसके कारण कुछ रिएक्शंस होती हैं और ब्लू कलर्ड कॉलोनीज हमें मिलती हैं। ये नॉर्मल बात है। नाउ अब हम क्या करने वाले हैं जी, देखिएगा एक बार पहले यही चीज डायग्रामेटिकली देख लीजिए। प्लाज्मिड इन द बैक्टीरिया गिव्स ब्लू कलर्ड कॉलोनीज, नॉर्मली ऐसा होता है। तो ये रहा न्यूट्रिएंट मीडियम कंटेनिंग क्रोमोजेनिक सब्सटेंस, ये रहा लैक जेड रीजन बीटा गैलेक्टोसाइडेस वाला, ये है जी जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारा जिसको हमने यहां पहुंचाना है। ये ORI याद है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, दिस इज द एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस। नाउ काट दिया हमने लैक जेड वाला उतना हिस्सा, वेरी गुड जी, चलो ये कट गया। अब हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इसमें डाल दिया, ये पर्पल कलर का सेगमेंट इसमें आ गया। अब ये जो प्लाज्मिड बना है, रिकॉम्बिनेंट DNA बना है, ये लैक जेड जीन को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, है ना। जब वो एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा तो बीटा गैलेक्टोसाइडेस नहीं होगा, वो नहीं होगा तो जो कॉलोनीज का कलर हम ब्लू कह रहे थे वो नहीं होगा, है ना। देखते हैं इधर, in this recombinant DNA the gene of interest is inserted within the gene coding for the enzyme। ये हमने इसके बीचों बीच काट के लैक जेड वाले हिस्से को जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया। अब देखते हैं क्या होगा। जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्टेड इन लैक जेड रीजन, बीटा गैलेक्टोसाइडेस एंजाइम विल नॉट बी कोडेड, जीन काम ही नहीं कर पाएगा, काट दिया आपने। So white colonies are observed in presence of chromogenic substance। अब क्या हो जाएगा, ऐसे बैक्टीरिया जिनमें आपने ये प्लाज्मिड डाल दिया, जिनका लैक जेड जीन एक्सप्रेस नहीं हो रहा, वो ब्लू कलर नहीं दे पाएंगे क्योंकि लैक जेड एक्सप्रेस नहीं हुआ, बीटा गैलेक्टोसाइडेस एंजाइम नहीं बना, तो वो क्रोमोजेनिक सब्सटेंस जो है वहां पे ब्लू कलर नहीं दे पाएगा। वही लिखा है यहां पे, लैक जेड नॉट एक्सप्रेस्ड, नो बीटा गैलेक्टोसाइडेस, तो ब्लू नहीं हुआ, व्हाइट कॉलोनीज नजर आएंगी। तो हमें श्योरिटी हो जाएगी कि भाई ये वही बैक्टीरिया हैं जो ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। सो प्रेजेंस ऑफ GOI, जीन ऑफ इंटरेस्ट, इंसर्ट inactivates beta galactosidase, right? Bacterial colonies appear white। So जो recombinant colonies होंगी जिनमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट आ चुका है, वहां पे न्यूट्रिएंट मीडियम जिसमें कि क्रोमोजेनिक सब्सटेंस है, वो कॉलोनीज वहां पे व्हाइट नजर आएंगी, वो ब्लू नजर नहीं आएंगी। बात समझ में आई? तो पहली बात तो आपको याद होना चाहिए कि PUC8 थोड़ा बहुत याद है। चलिए मैं थोड़ा सा याद कराता हूं अगर याद नहीं होगा। ये समझिए PUC8 है, क्या थी इसकी फुल फॉर्म? PUC8 स्टैंड्स फॉर प्लाज्मिड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया 8 है। तो वैसे ये बहुत ही समझ में आसान है। तो इसमें दो
जीन्स है यहाँ पे, एक है एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस जीन, ठीक, और एक जो है वो है लैक्सर जीन। अगर हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को देखो, ये लैक्सर जीन क्या करता है, अभी बताया था मैंने, ये ब्लूइश डिस्कलरेशन करता है। अगर हमने इस लैक्सर जीन के अंदर ही इंसर्ट कर दिया, क्या क्या इंसर्ट कर दिया, अगर यहां पे इंसर्ट कर दिया हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्टेड इनटू लैक्सर जीन, तो क्या होगा उसका, अब जाहिर सी बात है ये तो रिकॉम्बिनेंट में ही होगा ना, तो इट विल लीड टू इंसर्शन इनएक्टिवेशन, it is going to cause insertion inactivation of laczer gene, और उसकी वजह से क्या होगा, व्हाइट कॉलोनीज बनेंगे, मतलब रिकॉम्बिनेंट्स के अंदर ना व्हाइट कॉलोनीज होंगे। क्यों? क्योंकि उनमें हो गया इंसर्शन इनएक्टिवेशन। ये मैं बात कर रहा हूं रिकॉम्बिनेंट्स के अंदर। जो नॉन रिकॉम्बिनेंट्स है उनके अंदर ब्लूइश डिस्कलरेशन होगा। होपफुली दिस इज क्लियर। तो अब आसान है ना, आप इसमें मीडियम में डाल दीजिए, क्या ये हम अगर PuC8 को यूज करते हैं तो जो कलर्ड होगा वो होगा नॉन रिकॉम्बिनेंट, जो व्हाइट कॉलोनीज वाले होंगे वो होंगे रिकॉम्बिनेंट। अब आसान है हमारे लिए, ज्यादा परेशान होना ही नहीं, वो एंटीबायोटिक और दूसरे चक्कर में पड़ना ही नहीं है। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है? तो बस यही बता। अच्छा, इसके अंदर ऐसा क्या होता है, एक जो ना क्रोमोजेनिक सब्सटेंस होता है उसको बोलते हैं एक्चुअली एक्स गैल। अब आपको उतना याद रखने की जरूरत नहीं है, वैसे एक कलरलेस केमिकल है which is converted by this enzyme beta galactosidase into another colored chemical। तो जब उसको, तो ब्लू कलर्ड कॉलोनीज बनते हैं, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जब हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट करेंगे इनटू द लैक्सर जीन तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं प्रोड्यूस होगा। जब वो प्रोड्यूस नहीं होगा तो क्या होगा, व्हाइट कॉलोनीज बनेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सब्सटेंस। रिकॉम्बिनेंट्स क्या होंगे, व्हाइट इन कलर होंगे। जो नॉन रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज होंगे वो ब्लू कलर के होंगे, क्योंकि उनमें लैक्सर जीन अभी भी एक्टिवेटेड है। आई होप दिस इज क्लियर। इज दैट क्लियर? सभी को समझ में आ गया? चलिए कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, तब हमारी चीजें ना क्लियर हो जाएंगी। और क्वेश्चन मैं अब एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग सही करोगे। ये देखिए, a gene whose expression helps to identify transformed cell is known as option A selectable marker, option B vector, option C plasmid, option D structural gene। अब इससे क्या आसान क्वेश्चन हो सकता है? Be a bit fast, be a bit fast. I expect answers from everyone. Yes, सभी लोग आंसर करेंगे बेटा। गलत ही तो होगा। देखो, आंसर का करने की कोशिश किया। कोई बात क्या होती है, कुछ बच्चे छोड़, ऑलमोस्ट 10 स्टूडेंट्स ऐसे जिन्होंने नहीं दिया, तो कैसे पता चलेगा भाई? गलती करोगे उसी से तो सीखोगे। इट इज सिलेक्टेबल मार्कर। ये जो एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट जीन है या जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, ये क्या है, ये है सिलेक्टेबल मार्कर्स हमारे। ठीक है ना? यही हमें हेल्प करता है इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। ठीक, तो ये है। अब एक और क्वेश्चन है, ठीक है? अभी देखो, ये मत छोड़ा मत करो, आप लोग कोशिश किया करो कि आंसर तो दे, जितना भी समझ में आ रहा है उतना। ठीक है, गलत होगा तो उसी से सीखोगे। तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 1 मिनट है पूरा। द कॉलोनीज ऑफ रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया अपीयर व्हाइट इन कंट्रास्ट टू ब्लू कॉलोनीज ऑफ नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया बिकॉज ऑफ
Option A, insertion inactivation of alpha galactosidase in non-recombinant bacteria. Option B, insertion inactivation of alpha galactosidase in recombinant bacteria. Option C, insertion inactivation of glycosidase enzyme in recombinant bacteria. And option D is non-recombinant bacteria containing beta galactosidase. नाम अच्छी तरह से समझ लो, अच्छी तरह से पढ़ लो, तब आंसर करो। कुछ लोग बच्चे तो अभी क्वेश्चन हुआ ही नहीं होता तभी आंसर कर देते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब मैंने जो बोला अटेम्प्ट करने को, मतलब पढ़ने के बाद अटेम्प्ट करोगे ना, बगैर पढ़े कैसे अटेम्प्ट कर पाओगे। इतने सारे लोगों ने गलत किया है यार, क्या बताया जाए। The correct answer, students, it is the option D. देख लो एक बार, non-recombinant bacteria containing beta galactosidase, सिर्फ यही एक ऑप्शन सही था, बाकी की तो बात ही नहीं जानते हो आप। देखो पहला अल्फा गैलेक्टो, अल्फा तो कहीं पे होता ही नहीं है। बी क्या था, इंसर्शन इनएक्टिवेशन ऑफ अल्फा गैलेक्टोज, उससे भी कोई मतलब नहीं है। थर्ड देखो क्या था, इंसर्शन इनएक्टिवेशन ऑफ ग्लाइकोसाइडेज। ग्लाइकोसाइडेज क्या है, हम तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज पढ़ा है ना हम लोगों ने। पहले ऑप्शन तभी तो देख लिया करो बेटा। अब एक यहाँ पे देख लो इसको, ठीक है ना। जो रिकॉम्बिनेंट्स होंगे वो प्रोड्यूस करेंगे व्हाइट कॉलोनीज, क्यों? क्योंकि इनमें हो गया है इंसर्शन इनएक्टिवेशन ऑफ लैक्सड जीन, इंसर्शन इनएक्टिवेशन ऑफ लैक्सड जीन। जबकि जो ये है नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला, उसमें क्या है, वो ब्लू कॉलोनीज प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि उसमें वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम प्रोड्यूस होता है, क्योंकि उसमें फंक्शनल लैक्सड जीन है, ठीक है ना। अब तो समझ में आ गया कि नहीं? चलो एक और क्वेश्चन पूछता हूं, और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। Which of the following conditions is not possible to accomplish with the plasmid PBR322? Option A, insertion inactivation of ampicillin resistant gene. Option B, insertion inactivation of tetracycline resistant gene. Option C, insertion inactivation of ROP gene. याद है ROP gene भी एक था, and insertion inactivation of ORI gene. जो पॉसिबल नहीं है प्लाज्मिड PBR322 से, बिल्कुल नहीं कर सकते हम। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने तो आंसर भी किया और सही किया है। आई वांट एवरी वन ऑफ यू टू रिस्पॉन्ड। सभी आंसर करेंगे बेटा। ORI पता है ना क्या है? ORI इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। Very good. Most of you have answered it correctly, and it is the insertion inactivation of ORI. ये नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि अगर ऐसा करेंगे ना तो फिर रेप्लिकेशन करेगा ही नहीं, ये मल्टीपल कॉपीज नहीं बनाएगा, तो इस वजह से ये तो कभी भी नहीं किया जाता है। ये देख लीजिए एक बार, ये है ORI साइट, ये है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, और ये है ROP, ठीक है ना। तो यहां से तो रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है ना, तो यहाँ पे क्लोनिंग साइट भी नहीं है। देखो ORI पे क्लोनिंग साइट है ही नहीं, ROP पे भी क्लोनिंग साइट है, इन पे भी क्लोनिंग साइट है। क्लोनिंग साइट जब होगी तभी तो वो आपका जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो उसको काटेगा, और काटने के बाद तब फिर इंसर्ट। जब उसके अंदर कोई क्लोनिंग साइट ही नहीं है तो उस पे नहीं किया जा सकता है। होपफुली दैट इज क्लियर, ठीक है। अब आई थिंक दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन। अगर आप इसको करेंगे, टाइम लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो लेकिन इसको आपको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करनी है, ठीक है ना। ये है क्वेश्चन। Plasmid PBR322 has PST restriction enzyme site within the gene ampicillin resistance that confers ampicillin resistance, ठीक है, ये सभी को पता है, ये होता है। If this enzyme is used for inserting a gene for beta galactosidase production and a recombinant plasmid is inserted in an E. coli strain, मतलब क्या किया गया
एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन की जगह पे वहां पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज आपने अंदर इंसर्ट कर दिया पूरा, तो अब बताओ मुझे कि क्या होगा। ऑप्शन ए, इट विल बी एबल टू प्रोड्यूस ए नोवेल प्रोटीन विद ड्यूअल एबिलिटी, जो आप जानते हो वही करना। वेरी गुड, जतिन ने तो कर दिया, बहुत बढ़िया बेटा। ऑप्शन बी, इट विल नॉट बी एबल टू कन्फर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस टू द होस्ट सेल। Option C, transformed cells will have the ability to resist ampicillin as well as produce beta galactosidase. And option D, it will lead to lysis of the host cell. जो आपने पढ़ा है आज उसकी, अब ऐसे मत सोचना कि ऐसा हो जाएगा, अपने आप से कुछ नहीं होता है। वेरी गुड ऐश्वर्या, जतिन, स्वाति एंड अजय, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने सही आंसर किया है, 4 बच्चे हैं यहाँ। And the correct answer is, students, it is the option B. It will not be able to confer ampicillin resistance to the, भाई उसकी जगह एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन की जगह हमने क्या कर दिया, बीटा गैलेक्टोसाइडेज इंसर्ट कर दिया। तो अगर ऐसा कर दिया तो यही तो होगा, तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस इसके अंदर नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? देख लो, आपने क्या कर दिया, ये PST फर्स्ट था, उसकी जगह जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड कर दिया, और ये कौन सा है, LAC-Z जीन आपने इंसर्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इंसर्शन इनएक्टिवेशन में क्या होगा, तो वो इंसर्शन एक्टिवेशन किसका होगा, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन का होगा, ठीक है ना। विल बी इनएक्टिवेटेड एंड इट विल फेल टू कन्फर द एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस। लेकिन बीटा गैलेक्टोसाइडेज तो प्रोड्यूस होगा, क्योंकि बीटा गैलेक्टोसाइडेज है ये, है ना, साइडेज, क्योंकि ये तो पूरा अंदर चला गया है। क्लियर है, सबको समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में तो बताओ, कि वो सोचा नहीं। अब क्या करोगे, आज या कल जब भी आपको टाइम मिले, लेकिन यही 1-2 दिन के अंदर ही कर लेना, कि आपने मॉड्यूल खोलना, मॉड्यूल पे बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, इंसर्शन इन एक्टिवेशन पे बेस्ड, तो उनको करने की कोशिश कीजिए। करोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। Hopefully this is clear to everyone. तो समरी आज का यही है, 2 चीजें हमने पढ़ी, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की, ठीक है, और इंसर्शन इनएक्टिवेशन की। जब हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को वहां पे ऐड करते हैं तो वहां पे इंसर्शन इनएक्टिवेशन हो जाता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाला तो आप लोगों ने पढ़ा ही है, एक एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन था। तो इसके लिए देखो, सबसे पहला स्टेप क्या है, PBR322 का ना स्ट्रक्चर पूरी तरह से पता होना चाहिए। PUC 8 का तो आप छोड़ सकते हो, क्योंकि उन्होंने दिया भी नहीं है NCERT ने, लेकिन वो वाला आपको पता होना चाहिए। और उसके अलावा हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, LAC-Z जीन, वो भी याद रखना, that we can also use LAC-Z जीन। ठीक है बेटा, यहां तक सभी को समझ, किसी का कोई क्वेश्चन? यस अतुल, आपका कोई क्वेश्चन था, आप पूछ सकते हो। सर वो मेरा हो गया, जब वो एक क्वेश्चन कराए ना आप, तभी तो हो गया ना, क्लियर हो गया। ठीक है, ओके, चलिए। कोई और कंफ्यूजन, कोई चीज? देखो, ये बायोटेक्नोलॉजी, एक बात मैं बताऊं आप लोगों को सभी के लिए, ये ना अगर आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे तो जो ना इसको करने में आपको बहुत मजा आएगा, और एक बार आप समझ लिया ना, उसके बाद आप नहीं भूलोगे इसको। तो अगर आपने वो छोड़ दिया ना, कोई कॉन्सेप्ट भी एक भी छोड़ गया ना, तो फिर आगे प्रॉब्लम होगी। तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ, बार बार यही बोल रहा हूँ कि जहां पे नहीं समझ में आए बिल्कुल पूछा करो। और इसमें तो क्योंकि सेशन में भी कम ही दे रखा है, बहुत ज्यादा कंटेंट है नहीं, तो हम लोग आराम से उसको कर भी सकते हैं। होपफुली दैट इज ऑल क्लियर। तो चलिए, अपना ख्याल रखिए। नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि हम लास्ट फाइनल स्टेप कैसे करेंगे, जीन प्रोडक्ट हम लोग कैसे बनाएंगे, वो नेक्स्ट सेशन का हमारा टॉपिक होगा। सर इसके कितने सेशंस बचे हुए हैं इस चैप्टर के? बस अभी नेक्स्ट लास्ट है, नेक्स्ट लास्ट होगा, नेक्स्ट सेशन लास्ट होगा। नहीं वो ना सर, मैं कल अपने ना उनसे बात कर रहा था मेंटोर से, तो वो बताई ना कि इसके बाद ना आप लोग का 11 नहीं स्टार्ट होगा, रिवीजन कराया जाएगा। तो मैं सोचा पूछ लूं ना कि कितने सेशंस अभी इसके बाकी हैं। अभी इसका इस जो प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर वाला है, इसका एक सेशन है, और उसके बाद उसके भी कोई 5-6 सेशन तो उसके भी होंगे आराम से। सो ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। तो चलिए, ख्याल रखिए आप अपना।
ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखिए, और कहीं पे कोई प्रॉब्लम है डेफिनेटली गो थ्रू द मॉड्यूल, गो थ्रू द एनसीईआरटी। कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो बिल्कुल आप नेक्स्ट सेशन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। सो thank you very much, and please do not forget to give the ratings after this class. Thank you very much and take care.